वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। साहब यहाँ पे आई होप सो कि पेपर आपको बहुत क्लियर है, बट थोड़ा कहीं कहीं पर ब्लर्ड है। कोशिश करूँगी कि आपको पूरा प्रॉपर है जो 150 MCQs है जो सॉल्व करवाया जाए। यदि आपके जो भी डाउट वगैरह रह जाते हैं आप वो सब बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। एक और चीज़, ये राजस्थान का NHM का क्वेश्चन पेपर है। अब अपकमिंग टाइम में जिनके भी अलग अलग जगह एग्ज़ाम है, अभी अपकमिंग टाइम में बिहार वालों का एग्ज़ाम होने वाला है, त्रिपुरा में एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आप एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे सुनिए कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक क्लास है जो सुन रहे हैं, आप बाद में सुनते हैं या प्रीमियर क्लास में सुनते हैं, पूरे जो आपके नर्सिंग के क्वेश्चन हैं बहुत ही ईजी आए हैं। ईजी का मतलब जिन्होंने राजस्थान का CHO का पेपर 8 जून को दिया एंड जिन्होंने स्टाफ नर्स के लिए 9 जून को दिया, इन्होंने 8 जून का पेपर देखा होगा तो सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ 4-5 क्वेश्चन तक यहाँ पर रिपीट होके आए हैं। तो हो सकता है कि जिन्होंने भी देखा होगा उनके लिए हेल्पफुल ही रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेज है जो उतना प्रॉपर नहीं है, ज़्यादा ब्लर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से हम सॉल्व करेंगे। जिन्होंने पेपर दिया होगा उनके पास से क्वेश्चन पेपर होगा ही, और जिन्होंने नहीं दिया होगा तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर जो प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन आए थे पेपर में, जिसमें नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों था आपको। और पेपर का लेवल हम बात करें तो नर्सिंग के क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी आए थे, और जब राजस्थान वाले एग्ज़ाम देते हैं तो कट ऑफ हाई ही जाएगी। पेपर देख रहे हैं वो इस पेपर को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो ब्लैक कलर से आपको मार्क दिख रहे हैं, जिनका भी पेपर है उन्होंने मार्क लगाया हुआ है, मैंने नहीं लगाया है। करेक्ट आंसर होगा उसका आपके लिए बताया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी। और साथ में इस पेपर में हमें जितने भी क्वेश्चन है, चाहे राजस्थान का CHO का हुआ हो या स्टाफ नर्स का, दोनों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन आई थी, वो ये था कि आपको जिस क्वेश्चन में जो 5 ऑप्शन है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बैठे, मतलब जो सबसे टॉप आंसर बैठे, वही आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि प्राइमरी एम क्या है, महामारी विज्ञान या फिर एपिडेमियोलॉजी का प्राइमरी एम क्या है। ऑप्शन में था आपको डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, मेजरमेंट ऑफ मोर्टालिटी, हेल्थ एजुकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। और जिन्होंने जो पेपर दिया था, जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बना तो उनको ये ऑप्शन है जो सिलेक्ट करना था। तो यहाँ पर जो एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होगा, जो भी डिसीज़ की शुरुआत हो रही, डिसीज़ फैलना स्टार्ट हुई है, किस तरीके से फैलती है, उन सब की स्टडी करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़। अगला क्वेश्चन था, FIFO प्रोसेस इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज। तो जो इन्वेंट्री कंट्रोल में FIFO है, इसका मतलब क्या है। ऑप्शन है फॉर्मेट इन फॉर्मेट आउट, फास्ट इन फास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट इन फास्ट आउट, और नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन्वेंट्री कंट्रोल में FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 5 राइट हैं किसी एक को छोड़कर। राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, राइट मेडिकेशन होगा, राइट टाइम होगा, बट ऑप्शन में क्या है आपको, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, बट नॉट राइट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मान लीजिए ठंडी है तो क्या आप अपने पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे क्या। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, राइट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एम ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का कौन सा एम नहीं है। टू प्रिजर्व लाइफ, टू प्रमोट रिकवरी, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, या फिर टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ मेडिकल कंडीशन। CHO के क्वेश्चन पेपर में जो 8 जून को हुआ था, ये 9 जून का है, जो 8 जून को हुआ था उसमें सेम एस क्वेश्चन आया था। तो जो मेन एम होता है किसका, फर्स्ट एड का, वो होता है प्रिजर्व द लाइफ, प्रमोट द रिकवरी, और मेडिकल कंडीशन वर्स्ट आउट ना हो। बट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना इसका हिस्सा नहीं होगा। रिकवरी को प्रमोट करना होता है, बट इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द सिंथेसिस और हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ द डाइवर्स फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन
by pulling out and putting together the useful and essential aspects of various philosophies of education is। शिक्षा में या फिर एजुकेशन में अलग अलग तरीके के जो फिलोसफर हैं उनने जो भी चीज़ें दी हैं, जो भी थ्योरीज वगैरह दी हैं, उनको मिक्स करके एक कुछ नया जो प्रेजेंट करना, वो कौन सी फिलॉसफी कहलाएगी? ऑप्शन में ह्यूमनिज्म, प्रोग्रेसिज्म, प्रैग्मेटिज्म या फिर एक्लेटिज्म क्या होगी? तो ये कहलाती है एक्लेटिज्म थ्योरी। क्या है? एक्लेटिज्म एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज द लाइफ स्पेन ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मुछलिया मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी का जीवन काल सबको पता है 120 डेज का होता है, 120 दिनों का रहेगा। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस टू इंटरप्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये भी सेम एज क्वेश्चन आया था CHO में। तो ये देखिए 17वें क्वेश्चन तक पहुँचे हम, इनमें से 2 क्वेश्चन तो आपके CHO एग्जाम में ही आए थे। तो जो इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है वो क्या? हैंड वॉशिंग है। फर्स्ट तो हैंड वॉशिंग ही माना जाता है। PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड का, यदि कोई डिसीज़ होती है तो उसके ट्रांसमिशन ऑफ मोड में क्या है? इंटरप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी वो हैंड वॉशिंग होगा, PPE होगा, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना रहेगा। नेक्स्ट था व्हेन डज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 22 जून, 1 जुलाई या फिर 1 दिसंबर को? तो ये सबको पता है। एवरी ईयर 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन था आपको विच प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम एंड मैटरनिटी OTs। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में CHO का एग्ज़ाम हुआ था, मुझे ईयर याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया था। एक आया था लेबर रूम के लिए और एक आया था लैब टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर लेबर रूम में इम्प्रूवमेंट के लिए मैटरनिटी जो OTs हैं, जहाँ पर डिलीवरी वगैरह होती है, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए, वहाँ की क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूवमेंट के लिए एक प्रोग्राम लाया गया था। वो कौन सा था? PMSMA, सुमन स्कीम, लक्ष्य या फिर JSSK। तो ये देखिए जिनका भी पेपर उन्होंने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को मार्क कर दिया, बट ये नहीं होगा। तो लेबर रूम के लिए जो एक प्रोग्राम था कि लेबर रूम की जो केयर है उसमें किस तरीके से सुधार करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, वो था लक्ष्य प्रोग्राम। क्या था? लक्ष्य प्रोग्राम, लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। इसका फुल फॉर्म क्या है? लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो लाया गया था, लक्ष्य प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन विद 2 डोज ऑफ टिटेनस टॉक्साइड। तो एक प्रोग्राम लाया गया था, इंद्रधनुष प्रोग्राम था। एज पर दैट प्रोग्राम के 2020 है जो ईयर रखा गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके 1985, 1990, 1995 और 2000 है। तो यहाँ पर 100% है जो अचीव करना है प्रेग्नेंट वुमेन को TT के दोनों डोज दिए जाना। अगला क्वेश्चन था आपको अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ एवैल्यूएशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर एवैल्यूएशन आप करते हैं या फिर हम ये कहते हैं कि मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसका सही सीक्वेंस क्या होगा? इवैल्यूएशन करने के पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है? डेटा कलेक्ट करना होता है, दैट मीन्स असेसमेंट, और जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है, फिर प्लान बनाना है, फिर जो भी आपने प्लान बनाया है, गोल किया है, उसको एक्शन में लाना है, फिर रिजल्ट एनालाइज करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? C। नेक्स्ट वन इज HIV इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रो। HIV किसके द्वारा नहीं फैलता है? माता से बच्चे में, मतलब मदर टू बेबी, हाथ में लाने से, हैंडशेकिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स। मदर टू बेबी हो सकता है जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो सकता है, हाथ मिलाने से, गले लगने से है जो HIV ट्रांसमिट नहीं होगा। हाथ मिलाने से, गले लगने से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था आपको
द सुमन इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड ऑन टू प्रोवाइड रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड केयर फॉर वुमेन। सुमन स्कीम भी हमने पढ़ी थी, सुमन स्कीम भी हमने पढ़ी थी। तो सुमन स्कीम के तहत यहाँ पर कहा गया है कि जो सुमन इनिशिएटिव लाया गया था भारत सरकार के द्वारा महिलाओं की जो डिग्निटी के लिए, गरिमामय देखभाल के लिए, वो कब लाया गया था? 10 जुलाई 2019, 10 अगस्त 2019, 10 सितंबर 2019 या फिर 10 अक्टूबर 2019। सुमन इनिशिएटिव को लाया गया था कब? 10 अक्टूबर 2019 में। कब? 10 अक्टूबर 2019 में। ये मैंने बताया भी था कि सुमन इनिशिएटिव, JSS के लक्ष्य, प्रोग्राम, ये सब एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वन इज, जो आपको लग रहा है कि जो NHM के प्रोग्राम आपको 10 नंबर के सिलेबस में दे दिए जाते हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग है। सुमन हो गया, लक्ष्य हो गया, JSS के हो गया, आगे भी और प्रोग्राम होंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ ओशियंस इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज? यदि जलवायु परिवर्तन को कम करने में महासागरों की क्या भूमिका है? जो समुद्र है वो क्यों जरूरी है, महासागर क्यों जरूरी है? दे रिड्यूस द लेवल ऑफ CFCs इन द एटमोसफियर, दे एक्ट एज कार्बन सिंक, दे रिलीज मीथेन, दे ट्रैप द सोलर हीट। तो आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग आने वाली है, जो समुद्र हैं, जो महासागर है, उनका जलस्तर बढ़ने वाला है। उसका रीज़न क्या होगा कि पॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें हैं। बट यहाँ पर इनका जो मेन काम है वो क्या है? सोलार हीट को ट्रैप करने का। नेक्स्ट वन, और एक तरीके से हम ये भी कहें कि कार्बन सिंक का काम भी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेरे तो आपका आंसर भी होगा, बट आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। सोलर हीट को ट्रैप करते हैं, ये भी सही है, बट कार्बन सिंकिंग का काम भी ये करते हैं। नेक्स्ट वन, विच कंट्री रिवोक्स द इंडियाज मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज अंडर इट्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट? किस देश ने दोहरे कराधान मतलब टैक्स से बचाव समझौते के तहत भारत के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन के तौर पर रद्द कर दिया है? स्विट्जरलैंड ने, UK ने, USA ने, जर्मनी ने। कौन से देश ने ये काम किया है? तो ये किया स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वॉज द रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान? तो यहाँ पर राजस्थान में कब कौन सी सिटी में हुई है ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस? तो फर्स्ट हुई थी 4 जनवरी 2025 में। कहाँ पर? मैसूर में। कहाँ पे हुई थी? मैसूर में, कर्नाटक के। और जो दूसरी हुई है ये हुई है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में हुई है 17 फरवरी 2025 को। पहली हुई थी 4 जनवरी 2025 को मैसूर में, दूसरी हुई है जयपुर में 17 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली दी पॉसेस विच टाइप ऑफ एनर्जी? तो जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूस मूवमेंट करते हैं, किस एनर्जी के तहत मूवमेंट करते हैं? पोटेंशियल, काइनेटिक, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, या फिर कोई नहीं, या आपने क्वेश्चन ही नहीं किया। तो जो भी पार्टिकल्स मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी के तहत मूव। किसके तहत? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज, विच कनेक्ट्स मसल्स टू बोन? तो मसल्स से बोन को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो मसल्स हैं, उनको बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं? कौन करेंगे? टेंडन। कौन करेंगे? टेंडन। नेक्स्ट वन, नर्व कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय रिलीजिंग अ केमिकल कॉल्ड? तो जो हमारी नर्व्स हैं वो तंत्रिकाएं हैं जो एक केमिकल रिलीज करती हैं जो एज अ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। वो क्या? न्यूरोट्रांसमीटर, साइनोवियल फ्लूइड, लिम्फ, प्लाज्मा। तो यहाँ पर एक कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जब इन्हीं का डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है तो लोग भूलने भी लगते हैं और अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज? रोगाणु सिद्धांत के अनुसार और जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के अनुसार कोई भी बीमारी कैसे होती है? इम्बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड, माइक्रोब्स, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, या फिर जेनेटिक डिस्पोजिशन।
तो यहाँ पर जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ के अकॉर्डिंग डिसीज़ फैलने का कारण होते हैं माइक्रोब्स। क्या होंगे? माइक्रोब्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का कोर प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, बट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इसका हिस्सा नहीं है। क्या है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हिस्सा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या होंगे? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। मतलब कोई दो सेक्टर काम करते हैं तो मिलके काम करना, लेकिन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन था द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विच लाइज एट द बेस ऑफ द कॉन ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो एक मॉडल है, उसके तहत जो कौन है, एक ट्रायंगुलर शेप कौन रहेगी, उसके तहत जो बेस है वो क्या होगा? वर्बल एक्सपीरियंस होगा, वर्किंग मॉडल होंगे, प्रोजेक्ट्स एंड एक्सक्लूजन्स होंगे, या फिर एक्सपेरिमेंट होंगे, या आपने किया ही नहीं। तो एज पर दैट जो यहाँ पर कौन ऑफ एक्सपीरियंस में, तो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस ही आते हैं, बट यहाँ पे वर्बल तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मेरे यहाँ पर आपका वर्किंग मॉडल होना चाहिए, बट आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। जिन भी क्वेश्चन में मैंने स्टार लगाया है इनको आपको एक बार रीचेक कर लेना है। नेक्स्ट वन, चेन ऑफ इन्फेक्शन इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ये भी आपने पढ़ा है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रियाड। तो यहाँ पे होस्ट है, एजेंट है, इन्वायरमेंट है, ये भी सेम एज आया था। तो ये तीसरा क्वेश्चन है 34 में से, जो CHO में भी आया और यहाँ भी आया। आपका आंसर क्या होगा? फूड। क्या होगा? फूड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है हेल्थ का? बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशल और होलिस्टिक। कौन सा नहीं है हेल्थ का कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो होगा बायोलॉजिकल है, बायोमेडिकल है, बायोलॉजिकल नहीं है। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन है इनेबल्स टू इवेलुएट द टीचिंग सेशन, इंश्योर अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, डेवलप पुअर गाइडलाइंस एंड इनएडिक्वेट डिसीजन मेकिंग, या फिर इंश्योर डेफिनेट लिंक बिटवीन वेरियस लेसन। तो लेसन प्लान करते टाइम है जो टीचर को एक इवालुएशन भी करना होता है, कुछ एक एम, हर एक जो लेसन प्लान होता है उसका कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जो लेसन प्लान है उनकी लिंक होनी चाहिए कि ये नहीं एक टॉपिक दूसरे से ही अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? C, डेवलप पुअर गाइडलाइंस एंड इनएडिक्वेट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल विच इज कॉल्ड। तो मानव शरीर का निर्माण एक अकेली कोशिका से होता है, वो क्या है? एग सेल, टिश्यू, जाइगोट, या फिर एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा? ये कहलाता है जाइगोट। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वर्जीनिया हैंडरसन 14 बेसिक नीड्स ऑफ पेशेंट। वर्जीनिया हैंडरसन ने 14 बेसिक नीड्स बताई थी मरीज की, उनमें से कौन सी नहीं है? ब्रीथ नॉर्मली, एलिमिनेट वेस्ट, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, सोशल वर्क। तो यहाँ पर होगी सोशल वर्क नहीं है। वर्जीनिया हैंडरसन ने यदि कोई पेशेंट आपका हॉस्पिटलाइज्ड होता है या फिर नॉर्मल भी है, तो यहाँ पर जो वर्जीनिया हैंडरसन के तहत क्या है, जो थ्योरी दी थी उन्होंने, तो उनके जो प्रिंसिपल हैं क्या हैं? 14 प्रिंसिपल हैं, बेसिक नीड्स ऑफ प्रिंसिपल हैं। उनके अकॉर्डिंग ब्रीदिंग, ईटिंग, एलिमिनेटिंग, मूविंग, स्लीपिंग, ड्रेसिंग, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ग्रूमिंग, अवॉइड डेंजर, कम्युनिकेशन, वर्शिपिंग, वर्किंग, प्लेइंग एंड लर्निंग, ये क्या है? बेसिक 14 नीड्स है, बट सोशल वर्क यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ से पेपर थोड़ा सा ब्लड है तो इन क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखिए 41 से फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। इंग्लिश के क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक में अफेक्ट है और इफेक्ट है, क्या सही होगा? तो यहाँ पर देखिए पहले आएगा आपका क्या? अफेक्ट। द कोल्ड वेदर अफेक्ट हिज हेल्थ एंड इट्स इफेक्ट्स इज अ बैड कोल्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? होगा आपका C, पहले होगा अफेक्ट, दूसरे में होगा इफेक्ट।
नेक्स्ट वन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ एंग्विश। तो एंग्विश का जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा? वो होगा डिस्ट्रेस। क्या होगा? डिस्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। यहाँ पर ये देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, आई कांट डू योर वर्क जस्ट नाउ माई हैंड्स आर फुल। हैंड्स आर फुल का मतलब यदि किसी ने आपको कोई काम पकड़ा दिया तो आपने कह दिया कि मैं क्या हूँ? बिजी हूँ। बिजी होना मतलब माई हैंड्स आर फुल। गरीब नहीं हूँ, रिच नहीं हूँ, न लेज़र हूँ, आलसी नहीं हूँ मतलब, लेकिन यहाँ पर क्या है? आई एम बिजी। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस। यहाँ पर अब एक आपको सेंटेंस बनाना है। तो एज पर मेरे जो मैंने सेंटेंस बनाया है वो होगा, द स्टूडेंट हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर आवर। एक बार आप इसको भी चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपका, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? विस्तार का संक्षेप में, मतलब डिटेल का शॉर्ट में, थोक का खुदरा मूल, द्रुत का मंथर, या फिर यहाँ पर होगा पुरस्कार का पारितोष। क्या होगा? पुरस्कार का पारितोष। नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चन है हमारी नर्सिंग के ही। अब देखिए यहाँ पर एक साइड ईयर दिए गए हैं और एक साइड दिया गया है कि कब कौन सा है जो लॉन्च किया गया था। इस तरीके के एड्स के रिगार्डिंग दो क्वेश्चन है ऐसे, सेम एज CHO में भी थे, सेम एज इसमें भी है। पहला है एड्स टास्क फोर्स सेटअप बाय ICMR। तो ICMR ने एड्स टास्क फोर्स 1985 से 1986 के बीच में बनाई थी। कब? 1985 से 1986 के बीच में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ए का 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका। फिर एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इनिशिएटिव कब लिया गया था? 1 अप्रैल 2004 में। कब? 1 अप्रैल 2004 में लिया गया था। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन पीडियाट्रिक ART फॉर्मुलेशन है, तो दो बार सेम आ गया है, तो ये 2006 में लाया गया था। फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर HIV एड्स, तो 2017 में। अब देखिए आपका ए का 2 कहाँ पर है? तो ये रहा। बी का 4 हो गया आपका 2004, सी का 1 हो गया, और डी का क्या हो गया आपका? डी का हो गया 3। मतलब आंसर आपका बनता है कौन सा? ए। नेक्स्ट वन, विच वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी नहीं, मतलब जो फैलेगी नहीं। तो मलेरिया, TB, कैंसर, चिकन पॉक्स, तो ये तीनों तो होंगे, लेकिन जो नहीं होगी, सॉरी, जो नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, तो क्या होगी? कैंसर। नेक्स्ट वन, अंडर NHM विच टैबलेट इज गिवन टू मैनेज एनीमिया। नेशनल हेल्थ जो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके तहत कौन सी टैबलेट दी जाती है एनीमिया को मैनेज करने के लिए? तो वो होती हैं आपकी कौन सी? IFA, आयरन फॉलिक एसिड। कौन सी? आयरन फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज When was the first health and wellness center under आयुष्मान भारत inaugurated? तो जो आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब सेंटर खोला गया था, कब खोला गया? फरवरी 2018, अप्रैल 2018, अक्टूबर 2018 या फिर दिसंबर 2018। जो पहला जो आयुष्मान भारत के तहत जो पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सब सेंटर है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी उनके द्वारा कब खोला गया था? 14 अप्रैल 2018 को। कब? 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर के जंगला में। कहाँ पर? बीजापुर के जंगला में, मतलब छत्तीसगढ़ में। यदि आपको उतना गांव का नाम याद ना रहे सब सेंटर का, तो सब सेंटर का नाम क्या था? जंगला, बीजापुर, छत्तीसगढ़। अप्रैल 2018, 14 अप्रैल 2018। नेक्स्ट वन, इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। जो भी इन्फेक्शियस बीमारी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो, कौन सी कहलाती? ऑप्थेल्मिक, नोजोकोमियल, जूनोसिस या फिर वर्टिकल। तो वर्टिकल का मतलब होता है मदर टू बच्चे में जाए, नोजोकोमियल का मतलब हॉस्पिटल से हो रहा है, ऑप्थेल्मिक
एक अलग तरीके का इन्फेक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो एनिमल से ह्यूमन में होगा वो क्या होगा, जूनोसिस इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, द एनालिसिस ऑफ पेशेंट हेल्थ इम्प्रूवर फॉल्स अंडर विच क्राइटेरिया। तो यहाँ पर रोगी स्वास्थ्य सुधार का विश्लेषण किस मापदंड के अंतर्गत आता है, स्ट्रक्चरल, प्रोसेस, आउटकम या फिर प्लानिंग। ये किसके तहत आएगा, ये आएगा आउटकम, किसके तहत, आउटकम के तहत। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद, उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, उत्धन चारण, क्या होगा, उत्धन चारण। अगला है जलज जलद, शब्द युग्म का अर्थ है जलज जलद, जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल। दैट मीन्स आपका आंसर होगा कमल, बादल। नेक्स्ट, किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है, किस में नहीं है प्रा उपसर्ग, सार में आगे प्रा जोड़ देंगे मतलब प्रसार हो जाएगा, स्थान का प्रस्थान हो जाएगा, चार का प्रचार हो जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में उपसर्ग प्रा नहीं लगा है। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर ये समास दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अशुद्ध वाक्य रचना को चुनिए, मतलब इनमें से गलत क्या है। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं, इस समस्या का हल उसके पास है, वे मेरे रेडियो पर बोल रहे थे, हिंदी के प्रचार में अब भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। गले में नहीं पराधीनता की बेड़ियां पड़ेंगी, पैरों में पड़ेंगी, किसमें, पैरों में पड़ेंगी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, चींटी के पर निकल आना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। निर्लज्ज व्यक्ति, मृत्यु के निकट आना, अनुनय विनय करना या फिर ठग लेना। चींटी के पर निकल आने का मतलब होता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वो सब रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होगा, निर्लज्ज व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका 5P ऑफ SDG आर। तो SDG के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 5P कौन से हैं, तो 5P हैं आपके प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, पीस, पीपल, पार्टनरशिप। क्या है 5P, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, पीस, पीपल एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट है आपको, व्हाट डज द ARSH प्रोग्राम एम टू अचीव। ARSH मतलब एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। क्या है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। इसका मेन एम क्या था, प्रमोट अवेयरनेस अबाउट मैटरनल हेल्थ, ट्रेन ओनली मेल एडोलेसेंट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रोवाइड एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज या फिर एस्टैब्लिश प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर एल्डरली केयर। तो ARSH का मतलब क्या होता है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम, और इसके तहत एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी। तो देन अगेन मैच करनी है, जोड़ियाँ मिलानी है। एक साइड है जो यहाँ पर टेस्ट बताए गए हैं और दूसरी साइड किसके लिए है। पहला है आपका क्या, प्रोक्टोस्कोपी। क्या है, प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी किसके लिए किया जाता है, रेक्टम एंड एनल कैनाल के लिए। तो ये आपका फर्स्ट ए का 3 हो गया, तो ए के 3, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में। फिर है कल्डोस्कोपी। क्या है, कल्डोस्कोपी। कल्डोस्कोपी की जाती है वेजाइनल वॉल पेल्विक ऑर्गन को चेक करने के लिए। फिर आता है आपका हिस्ट्रोस्कोपी, तो यूट्रस के लिए होता है, जैसे आपने हिस्टेरेक्टोमी पढ़ी वही हिस्ट्रोस्कोपी। कोलिडोस्कोपी कॉमन बाइल डक्ट के लिए। मतलब आपका फर्स्ट का 3, सॉरी ए का 3, बी का 4, सी का 1, टी का 2, तो सब निकल के आपके आते हैं ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट वन, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव फॉर 30 मिनट द स्टीम वुड बी। तो हमने पढ़ा है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, तो ये दोनों तो आपके नहीं होंगे। क्लियर, बचते हैं 2, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट वन इज, सॉरी बी होगा आपका आंसर, सेकंड वाला। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की बोन मैरो में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी हैं।
लिम्फोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, मोनोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल? तो सबसे बड़ी सेल्स पूछी गई हैं किसमें? बोन मैरो में, तो वो है मेगा कैरियोसाइट सेल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, सबको पता है चिकन पॉक्स एक वायरस से होता है, तो ना मिक्सो से होगा, ना रुबेला से होगा, ना वेरियोला से होगा, ये किससे होता है वेरिसेला जूस्टर वायरस से। किससे? वेरिसेला जूस्टर वायरस से। नेक्स्ट वन इज टाइम इंटरवल, क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय द इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन सिम्टम ऑफ द डिसीज इज टर्म्ड एज। हमारे शरीर में कोई भी जो बैक्टीरिया वायरस है वो अंदर पहुंच के प्रवेश करके अपने लक्षण प्रकट करे, सो हो आपके लक्षण, तो वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। कौन सा? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग केयर फोकस्ड ऑन पैलिएटिव केयर एंड नॉट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज। तो नर्सिंग केयर है जो किस पर डिपेंड है? पैलिएटिव केयर पर, लेकिन ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो कौन सी नर्सिंग है? साइकेट्रिक, कम्युनिटी हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिस केयर। तो जो पैलिएटिव केयर दी जाती है जनरली इनको क्रॉनिक बीमारी हो, डॉक्टर कहते हैं कि अब घर ले जाइए, घर पे ही इनकी सेवा कीजिए, तो उस तरीके की केयर कहलाती है हॉस्पिस केयर। क्या है? हॉस्पिस नर्सिंग केयर। नेक्स्ट वन इज आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस मीन्स, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव रीजनरेशन ऑफ आर्टरीज, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ आर्टरीज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ आर्टरीज या फिर रैपिड डिजनरेशन ऑफ आर्टरीज। तो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में क्या होगा कि जो हार्ड डिपोजिशन होगा, हार्ड डिपोजिशन होगा, आर्टरीज के अंदर प्लग बनेंगे, तो उसके कारण आर्टरीज क्या होंगी? धीरे धीरे डिजनरेट होंगी, रीजनरेट नहीं होती हैं। आर्टरीज कभी भी रीजनरेट नहीं होती हैं। ये रीजनरेशन का काम लिवर का ही है, तो वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? धीरे धीरे आर्टरीज में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे, सडनली नहीं, धीरे धीरे। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन की मेथड कौन सी है? कोल्ड स्टोरेज एंड फ्रीजिंग, पीलिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, मिक्सिंग दैम या फिर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो खाना स्टोर करने की मेथड होती है कोल्ड स्टोरेज एंड फ्रीजिंग। नेक्स्ट वन, विच रिफ्लेक्स इज नोन एज स्टार्टल रिफ्लेक्स इन द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी में स्टार्टल रिफ्लेक्स किसको कहा जाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, सकिंग या फिर ग्रास्प रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स कहलाता है? तो वो कहलाता है मोरो रिफ्लेक्स। कौन सा? मोरो रिफ्लेक्स। फैक्टर इज नॉट डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स। तो इनमें से कौन सा है जो एजुकेशनल एम नहीं है? फिलोसफी ऑफ लाइफ, एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, कल्चरल फैक्टर या फिर हेल्थ फैक्टर। कौन सा फैक्टर है जो एजुकेशनल एम नहीं है? वो होगा यहाँ पर कौन सा आपका? अकॉर्डिंग टू मेरे वो होगा एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। क्या है? ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट वन, विथ व्हाट पर्पस डिड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है किस टारगेट के साथ लॉन्च किए थे? इम्यूनाइजेशन के बाद, आइडेंटिफाइड द हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेकिंग कंपैरिजन ऑफ सर्विसेज, कंट्रोल और एरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। तो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है लाए थे कि जो भी डिसीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, उनको एरेडिकेट करने के लिए, उनको ख़त्म कैसे किया जाए या उनको एरेडिकेट कैसे किया जाए। नेक्स्ट वन इज द कार्डियक आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट पर मिनट। क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट पर मिनट। नेक्स्ट वन इज विच इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का यहाँ पर आपको सिक्वेंस पूछा है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो मोस्टली मैं इंग्लिश वाला साइड पढ़ रही हूँ, बट जो लोग हिंदी वाला भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। समसूत्री विभाजन की स्टेज यहाँ पे पूछी है, हमने 12th में पढ़ा है इसको। फिर नर्सिंग में जो सेल डिवीज़न पढ़े उसमें भी पढ़ा है। तो आपकी जो सही स्टेप होंगे वो होगी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस,
टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर है माइटोसिस और समसूत्री विभाजन की क्या है? स्टेज है। नेक्स्ट वन था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज? प्रसव पूर्व रक्तस्राव या एंटीपार्टम हेमरेज की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, पोस्टपार्टम कहलाएगा। फिर ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी, या फिर ब्लीडिंग ड्यूरिंग द लेबर, तो ये इंट्रापार्टम हेमरेज होगा, सी इंट्रापार्टम होगा। ब्लीडिंग बिफोर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये देखिए यहाँ पर ये पीएच कंसीडर किया जाता है जब प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ज़्यादा की हो गई हो लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ हो। बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी जो ब्लीडिंग होती है बट 20 वीक के बाद की प्रेगनेंसी के बाद, तो ये कहलाता है एंटीपार्टम हेमरेज। क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज। यदि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कही जाए जो रक्तस्राव है तो वो कहलाएगा पोस्टपार्टम, और ड्यूरिंग द डिलीवरी कहा जाए तो वो कहलाएगा क्या? ड्यूरिंग द लेबर, तो वो कहलाएगा इंट्रापार्टम हेमरेज। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी डिज़ाइन यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी? तो स्टडी डिज़ाइन ये भी क्वेश्चन आया था CHO में। कौन सी स्टडी डिज़ाइन है जो एपिडेमियोलॉजी में यूज़ नहीं होती है? कोहार्ट होती है, केस कंट्रोल होती है, क्रॉस सेक्शनल होती है, लेकिन इंसिडेंस स्टडी यहाँ पे नहीं होगी। कौन सी? इंसिडेंस स्टडी। नेक्स्ट वन, कंडीशन इन विच द वॉल्यूम ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF इज एबनॉर्मली हाई एंड इज यूजुअली अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ऐसी कंडीशन जिसमें CSF क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाए, इसके कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा? हेड इंजरी, हाइड्रोसेफेलस, कैलस या फिर कैलिकुलाई। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि हेड इंजरी में ICP बढ़ता है लेकिन CSF का लेवल ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे लीक होने के चांसेस होंगे। तो जो एक्यूमुलेशन की कंडीशन होती है हाइड्रोसेफेलस में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज आर नॉट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया? के पार्क की बुक जो लोग पढ़ते हैं एक बार देखना, उसमें पूरा चार्ट करके बताया गया है। तो हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया के कंपोनेंट कौन से नहीं है? पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सेक्टर हैं। इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर इंडिजीनियस का मतलब है आयुष, यहाँ पर आयुष सिस्टम भी है। फिर वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से भी हैं, लेकिन इनवॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज इसका हिस्सा नहीं है। क्या है? इनवॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर पेशेंट विद डिप्रेशन? डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? ऑप्शन में आपको 4 हैं, फिर उनके इकट्ठे सिलेक्ट करने हैं। तो ये मेडिकेशन के नाम है लोप्रामाइड, इमिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टिलिन या फिर अमोक्सापाइन। चारों में से अब कौन कौन सी यूज़ होती हैं? इमिप्रामाइन यूज़ होती है, साथ में इमिप्रामाइन का यूज़ जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, बेड में सुसु करते हैं 5 साल से उम्र के ज़्यादा के, उनमें भी ये दी जाती है। नॉरट्रिप्टिलिन भी दी जाएगी, अमोक्सापाइन भी दी जाएगी। लेकिन जो लोप्रामाइड है, लोप्रामाइड लूज मोशन और डायरिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, तो ये तो यहाँ पे आपकी नहीं होगी। बाकी 2, 3, 4, अब 2, 3, 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर C में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर C में है। लोप्रामाइड यहाँ पे यूज़ नहीं होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, लोप्रामाइड लूज मोशन के लिए ड्रग है। अ सेंसेशन ऑफ राइज ऑफ प्रेशर इन द ब्रेस्ट बाय मिल्क एक्सपीरियंस बाय द मदर एट द बिगिनिंग ऑफ द सकिंग इज। तो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए, नर्सिंग मदर के लिए दूध पिलाने के पहले अपने ब्रेस्ट में एक प्रेशर फील होता है, वो क्या है? ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, ड्राउट, फेलियर ऑफ रिफ्लेक्सेस या फिर इनसिक्योरिटी मदर। तो ये होता है कॉमनली जो फर्स्ट टाइम मदर्स बनती हैं, प्रीमी रहती हैं, उनमें होने के चांसेस होते हैं। इसको कहा जाता है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। क्या कहा जाता है? ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू द साउंड दैट आर जनरेटेड विद इन द बॉडी फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट इज कॉल्ड। ये देखिए यहाँ पर आपको जो आपने पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपने ऑर्डर में पढ़े हैं पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकसन। तो यहाँ पर वही पूछा है सुनने वाली प्रोसेस क्या है? पाल्पेट मतलब तो ऑर्गन को टच करके आपको फील करना है। यहाँ पर कहा है
listening to the sound that are generated by our body, that is called the auscultation. क्या कहलाएगा? Auscultation. Next one, what is the site of fertilization in the female reproductive organ? तो इसका तो सबको टिप ऑफ टंग याद है, फैलोपियन ट्यूब है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में. नेक्स्ट वन इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो गाबा भी है, मतलब गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड भी है, सीरोटोनिन भी होते हैं, बट फर्स्ट ए होता है और सेकंड ए होता है. तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि आपका आंसर कौन होगा, क्योंकि सीरोटोनिन भी इनहिबिटरी है, सीरोटोनिन भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, बट यहाँ पर गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड भी है. तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट जो करेक्ट आंसर आपका होगा, क्योंकि प्राइमरी तो वही है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर इमीडिएट एनर्जी. यदि किसी को तत्काल एनर्जी चाहिए, इमीडिएट एनर्जी चाहिए, तो किसको कंसीडर किया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन के लिए? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर ये शुगर्स हैं और शुगर जैसे ही आप लेते हैं, ग्लूकोज जैसे ही लेते हैं, आपको इमीडिएट एनर्जी मिलेगी. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट वन इज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक नंबर्स ऑफ द ब्लैंक टाइप ऑफ सेल. टिश्यू हैं बहुत सारे, ज़्यादा नंबर्स की सेल हैं, लेकिन डिफरेंट साइट तो यहाँ पर क्या होगा आपका? लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग में नहीं होंगी. नेक्स्ट वन इज सेरिब्रल इस्चीमिया फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट रिजल्ट इन बायोलॉजिक डेथ एंड देन नो रिवाइवल इज पॉसिबल. सेरिब्रल इस्चीमिया है यहाँ पर, क्या है? सेरिब्रल इस्चीमिया है. तो कैसे केस कितने मिनट तक यदि सेरिब्रल इस्चीमिया रहे तो पेशेंट की बायोलॉजिकल डेथ भी हो सकती है, और रिवाइव करने के मतलब दोबारा ज़िंदगी में लौटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट या फिर 5 से 6 मिनट. तो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया है. द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेटेशन. कौन सा टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, किसके लिए? फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेटेशन के बीच का कोऑर्डिनेशन बताने के लिए. यूट्राइन रिट्रैक्शन, फीटल एक्सिस प्रेशर, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस या फिर फंडल डोमिनेंस. तो यहाँ पर फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए जो यूज़ किया जाएगा टर्म वो होता है पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस. क्या होगी? पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस. नेक्स्ट वन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सिंगलेटन प्रेगनेंसी फॉर अ हेल्दी वुमन इज अराउंड. एक टर्म प्रेगनेंसी के लिए यदि हम बात करते हैं और एक ही बेबी है यूट्रस में, एक ही फीटस है, तो उस दौरान सिंगलेटन प्रेगनेंसी का मतलब एकल गर्भावस्था और सिंगल फीटस है यदि गर्भ में, तो एक हेल्दी महिला का वजन कितना बढ़ेगा? 11 किलोग्राम. कितना? 11 kg. ऑप्शन में 8 kg, 11, 15 या 18 kg. नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ थिक पस इन प्लूरल कैविटी इज टर्म्ड एज. थिक पस का इकट्ठा होना, मवाद का इकट्ठा होना प्लूरल कैविटी में क्या कहलाएगा? एम्फाइमा, एम्फाइसिमा, एटेलेक्टेसिस या फिर ब्रोंकियोक्टेसिस. तो एम्फाइसिमा नहीं होगा, ना ब्रोंकियोक्टेसिस होगा. एटेलेक्टेसिस का तो मतलब होता है लंग्स का कोलैप्स होना, एक लोब पूरे लोब या एंटायर लंग कोलैप्स हो जाना, सिकुड़ना. एम्पाइमा होगा, क्या होगा? एम्पाइमा का मतलब होगा लंग्स में या फिर प्लूरल कैविटी में थिक पस का कलेक्ट हो जाना. नेक्स्ट आपको सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपगार स्कोर इंटरप्रिटेशन. अपगार स्कोर का जो इंटरप्रिटेशन है उसको सही तरीके से क्या करना है, बताना है आपको. 7 to 10 स्कोर हो सीवियर डिप्रेशन, बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मल है, तो ये गलत हो गया. 4 to 6 स्कोर हो नो डिप्रेशन, ये है माइल्ड में आएगा ये. फिर 0 to 3 स्कोर हो सीवियर डिप्रेशन, ये आपका करेक्ट होगा 0 to 3, क्योंकि हाईएस्ट तो स्कोर ही 10 होता है. हाईएस्ट स्कोर सिस्टम अपगार में कितना होता है? 10 होता है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डोज ऑफ BCG वैक्सीन इन न्यूनेट. तो न्यूनेट में BCG का जो डोज दिया जाता है कितना डोज होता है? 0.1 ml, 0.05 ml,
0.5 ml या फिर 1 ml। तो रिकमेंडेड डोज होता है BCG वैक्सीन का किसमें, न्यूनेट में। यदि 1 साल तक की बात करें जब हम कह सकते हैं 0.1 ml, लेकिन यहाँ पर बात कितने की जा रही है, ओनली न्यूनेट की जा रही है, तब डोज होता है 0.05 ml। क्लियर है, इंटरडर्मल रूट से दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हैविंग इंसाइटिस, इंसाइट वाला व्यक्ति मतलब प्रेजेंस ऑफ इंसाइट है तो क्या होगा, अवेयर एंड अंडरस्टैंड ऑन इलनेस, अवेयर ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, अवेयर ऑफ रिजल्ट, या फिर नॉट अवेयर ऑफ सेल्फ। यदि आप उसको अपने सेल्फ के बारे में पता नहीं है मतलब इंसाइट एब्सेंट है, यदि उसको अपने बारे में सब कुछ पता है मतलब सही है, अवेयर एंड अंडरस्टैंड ऑन इलनेस। नेक्स्ट वन, कंबाइंड एंड coordinated use of medical, social, educational and vocational measures for training and retraining the individual to the highest possible level of functional abilities। यदि दोनों तरीके से, मेडिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, एजुकेशनल तरीके से, यदि किसी पर्सन की हमें जो लाइफ है उसको ट्रेनिंग के थ्रू दोबारा से उसको रिट्रेन करके क्या करना है कि वो अपनी डेली फंक्शनल एबिलिटी में आ जाए, वो क्या कहलाएगा, प्रिवेंशन, रेस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन या फिर इंटरवेंशन। तो ये कहलाता है रिहेबिलिटेशन। क्या होगा, रिहेबिलिटेशन। फॉर्म ऑफ SARS, यहाँ पर होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। द हार्डनेस ऑफ बोन इज मेनली ड्यू टू, तो हमारी हड्डियाँ कड़क के क्यों होती हैं, हार्ड क्यों होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम डाइसल्फेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये होती है हमारी कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो ये तो हमने अभी आगे भी पढ़ा है क्वेश्चन, देन अगेन है, CHO में भी था, सबको रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई और अदर गुंजाइश ही नहीं। ट्रायड कहा मतलब 3, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, 3 चीज़ें हो गई। तो तीनों कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर C में। नेक्स्ट वन, द हाईली एसिडिक pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ड्यू टू। तो जो गैस्ट्रिक जूस का pH वैल्यू क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो इसका रीज़न क्या है, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर कार्बोलिक एसिड। तो गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके कारण इसकी pH वैल्यू कैसी है, एसिडिक रहेगी। नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर एम्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के मेजर एम्स में कौन सा शामिल नहीं है, टू शिफ्ट द पेशेंट फास्ट, टू प्रिजर्व लाइफ, टू लिमिट द इफेक्ट्स ऑफ कंडीशन, टू प्रमोट द रिकवरी। कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर मरीज को एज सुन एज पॉसिबल एक अच्छी जगह पे क्या करना है, शिफ्ट करना है ताकि केयर हो सके, लाइफ प्रिजर्व करना है, सेव करना है, रिकवरी को प्रमोट करना है, बट इफेक्ट ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के सही चरण क्या हैं, राइट सीक्वेंस क्या है। पहला होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर आएंगी प्लेटलेट प्लग जो थक्का जमाने का काम करती हैं। जब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा तो अपने आप थक्का बनेगा, कोआगुलेशन होगा, देन फाइब्रोनोलाइसिस की प्रोसेस होगी। सही सीक्वेंस आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कोआगुलेशन एंड फाइब्रोनोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड C एंड यहाँ पर नीचे फीडबैक। तो यहाँ पर C का मतलब क्या होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस में, सेंटर, चैन, चैनल, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर इस C का मतलब सेंडर ने कुछ भी, रिसीवर ने कुछ भी फीडबैक दिया, सेंडर को एक मैसेज था या सेंडर ने भेजा मैसेज रिसीवर को, तो यहाँ पर C का मतलब होगा चैनल। क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, फूड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो फूड है इनका क्लासिफिकेशन है, जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब प्रोटीन वाले हो गए, प्रोटेक्टिव फूड मतलब यहाँ पर आपको डिसीज से प्रिवेंट करने वाले फूड हो गए, एनर्जी यील्डिंग फूड जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल फूड है जो नहीं होंगे, क्या होंगे,
न्यूट्रिशनल फूड यहाँ पे नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जोड़ी मिलानी है आपको। मैच दी फॉलोइंग। पहला क्या है, लिम्फ है, दूसरा लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ नोड है, और चौथे में स्प्लीन है। तो स्प्लीन का तो हो जाता है लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है। तो फोर्थ का तो आपका सीधा सीधा ए हो गया, अभी दो ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपके ए कट गया, डी कट गया, अभी दो बचे आपके बी और सी। फिर आपका आता है लिम्फ कैपिलरीज। क्या होगा आपका, लिम्फ कैपिलरीज। तो यहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज क्या करेंगी, ब्लाइंड एंड ट्यूब्स इन द इंटेस्टाइनल स्पेस। तो एस पर मेरे आंसर आपका बी आएगा। हेड क्वार्टर ऑफ द WHO। तो WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जनेवा में। इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में जो इंडिया ही वाला है, जो एक रीजनल ऑफिस है, वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन इज गिवन एट द बर्थ। जन्म के समय दी जाने वाली वैक्सीन, DPT, BCG, MMR है हेपेटाइटिस ए, तो यह है BCG। हेपेटाइटिस बी दी जाती है, नहीं दी जाती। नेक्स्ट वन इज मैच दी बॉडी कैविटीज इन कॉलम 1 विद द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन कॉलम 2 एज पर बिलो। एक साइड बॉडी की कैविटीज दी हैं और दूसरे साइड ऑर्गन्स दिए हैं कि कौन किस में स्टोर रहेगा। सबसे पहले देखिए, क्रेनियल मतलब हेड की बात की जा रही है, तो क्रेनियल में क्या रहेंगे, आपका ब्रेन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट का आपका क्या हो गया, सी। दूसरा आता है आपका, दूसरे में क्या है, पेल्विक कैविटी, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, तो डी हो गया। थोरेसिक में आपके लंग्स और हार्ट हो गया। एब्डोमिनल में स्टमक और इंटेस्टाइन हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का सी, क्योंकि ब्रेन कहाँ स्टोर है, क्रेनियल कैविटी में। पेल्विक कैविटी में दूसरे का डी, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है। तीसरा थोरेसिक, मतलब यहाँ पर थोरेसिक की बात की जा रही है, मतलब चेस्ट एरिया, तो लंग्स और हार्ट। एब्डोमिनल कैविटी तो स्टमक और इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ मैनिया एक्सेप्ट। सभी मैनिया के लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर। इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, एलिवेटेड मूड, काम एंड डिप्रेस्ड मूड, एक्सेसिव थॉट। तो मैनिया के सभी सिम्टम हैं किसी एक को छोड़कर। मैनिया में मूड का एलिवेशन होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ेगी, थॉट्स बढ़ेंगे, लेकिन काम और डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डिप्रेस्ड मूड और काम होगा, डिप्रेशन में मैनिया वाले में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच प्रिंसिपल इज ट्रू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा सही है। इट अकर्स रैंडमली, नहीं, ये नियमित होगा, कंटिन्यूस होगा। डायरेक्शनल होगी, यूनिडायरेक्शनल नहीं होगी। इट फॉलोज अ सेफेलोकॉइडल पैटर्न, ये बिल्कुल सही है। जो ग्रोथ डेवलपमेंट है सेफेलोकॉइडल पैटर्न है जो फॉलो करेगा, हेड टू टो पैटर्न फॉलो करेगा। तो आंसर आपका सी होगा। इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स से होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा पेरेंट्स के जो नेचर है या फिर जो भी आपके आँख नाक कान है, पेरेंट्स के फीचर से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर वो होगा। लेकिन यहाँ पर जो कहा है कि सही है, तो क्या होगा, सेफेलोकॉइडल मतलब हेड टू टो डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक साइड आपको क्या दिया गया है, लेवल है, दूसरी साइड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे केमिकल लेवल क्या है, केमिकल लेवल मतलब यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल की बात हो सकती है। सेल्यूलर मतलब स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स ऑफ द बॉडी हो गई। टिश्यू, टिश्यू क्या हो गए, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए। टिश्यू का मतलब क्या होता है, बहुत सारी सेल्स। ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जॉइंट टुगेदर। ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब कि रिलेटेड ऑर्गन विथ अ कॉमन फंक्शन, या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का मतलब है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर। तो यहाँ पर ये देखिए आपको इस तरीके से मैच करना है, और जब आप इसको ऐसे मैच करते हैं तो आपका ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर नेशनल मलेरिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड।
तो यहाँ पर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम पूछा है। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन कहते जब आपका आंसर अलग होता। नेशनल मलेरिया कंट्रोल पूछा है तो क्या होगा 1953 1953 नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम कहते तब आप क्या कहते 1958। यहाँ पर NMEP कहते तो 1958। नेक्स्ट वन इज द टोटल सर्जिकल एपिसोड इज नोन एज। टोटल सर्जिकल एपिसोड का मतलब होता है सर्जरी जब पेशेंट ओटी में एंटर होने के पहले से जो उसकी प्रोसीजर चलती है, मतलब प्री पोस्ट इंट्रा पूरी सर्जरी को मिला के वो क्या कहलाता है पेरी ऑपरेटिव मेथड। क्या होगा पेरी ऑपरेटिव मेथड ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट वन इज द वेट ऑफ प्लेसेंटा एट फुल टर्म प्रेगनेंसी इज अराउंड। तो यहाँ पर मैंने आपको कई बार पढ़ा है बच्चे के वजन के 6th होता है, मतलब 1/6 ऑफ द बेबी वेट। तो यहाँ पर फुल टर्म प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वजन होता है 500 ग्राम के आसपास। कितना 500 ग्राम के आसपास। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे आपको गलत मैच है जो बताना है। तो BCG का तो सही है इंट्राडर्मल। मीजल सबक्यूटेनियस दी जाती है। हेपेटाइटिस इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। TT यहाँ पर सबक्यूटेनियस नहीं दी जाती है। टिटनस टॉक्साइड दिया जाता है हमारा IM रूट से। किससे IM रूट से। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद कब स्थापित किया गया था। 1947, 1948, 1949 या फिर 1950 में। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में 1947 में। अगला है आपका केज क्वेश्चनायर। क्या है केज क्वेश्चनायर इज यूज्ड टू स्क्रीन। केज क्वेश्चनायर हमने कई बार पढ़ा है। क्या है केज क्वेश्चनायर हमने कई बार पढ़ा है। इसका यूज़ किया जाता है एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के लिए। ड्रग अब्यूज़ को नहीं होता है भाई, ये होता है एल्कोहलिज्म वाले के लिए। C रिप्रेजेंट द कट डाउन। मतलब कभी आपने सोचा है कि आपको अपनी शराब है जो छोड़नी है। A रिप्रेजेंट द अनोइंग, मतलब लोगों ने आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया कि आप क्यों पीते हैं। G रिप्रेजेंट द गिल्टी एंड E रिप्रेजेंट द आई ओपनर। तो केज क्वेश्चनायर का इस्तेमाल होता है किसमें एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी ये जोड़ी मिला दी है कि यहाँ पे कहा गया है कि विच इन द ईयर इन विच स्टार्टेड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू कंट्रोल एड्स इन इंडिया। एड्स को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके से इंडिया में प्रयास किए गए हैं। वो कब कब किए गए, एक साइड ईयर है, दूसरे साइड किसको फर्स्ट लाया गया। तो पहले है 1986 में। 1986 में HIV का पहला केस डिटेक्ट हुआ था, मतलब यहाँ पर फर्स्ट का 3। फिर आपका आता है दूसरा, तो दूसरे में 1993 में क्या हुआ था स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, मतलब 4। फिर आपका आता है 3, मतलब 2004 में ART ट्रीटमेंट इनिशिएटिव है जो लाया गया था, मतलब बंद हो गया। फिर आपका आता है 4th, मतलब 2006 में पीडियाट्रिक ART फॉर्मुलेशन को यूज़ किया गया था, मतलब 2, मतलब 3 4 1 2 3 4 1 2, मतलब 4th, ऑप्शन नंबर 4th। यहाँ पे आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्री ऑपरेटिव क्लाइंट शुड बी केप्ट फास्टिंग हाउ मैनी आवर बिफोर सर्जरी। यदि किसी क्लाइंट की सर्जरी होनी है, प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है बिफोर सर्जरी वाला पेशेंट, उसको कितने घंटे के लिए फास्टिंग पे रखा जाता है, 2 से 4 घंटे, 4 से 6, 6 से 8 या फिर 8 से 10 तक। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 12 आवर तक का नील पर ओरल है जो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर होगा 8 to 10 आवर। लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेल पर्सन एक्सपोज्ड टू कम्युनिकेबल डिसीज फॉर अ टाइम पीरियड इक्वल टू लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू डिसीज एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड। तो यहाँ पर यदि कोई अच्छा भला पर्सन है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिलके आ गया, लेकिन उसकी बॉडी ने सिम्टम नहीं दिखाए, वो तब भी हेल्दी है, लेकिन उसको अलग रख दिया जाता है जब तक जो इनक्यूबेटरी पीरियड खत्म ना हो जाए। तो क्या कहलाता है आइसोलेशन, क्वारंटाइन,
रिजर्व आइसोलेशन या फिर सेग्रीगेशन, ये कहलाता है क्वारंटाइन करना। हम लोग सब कोविड के टाइम से गुजर चुके इंसान हैं, सबको पता है क्वारंटीन और आइसोलेशन। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सेल सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। तो स्टमक में जो सेल्स हैं, जो कौन सी सेल्स हैं HCl का सीक्रेशन करती हैं। ऑप्शन में है यहाँ पे आपको चीफ सेल, एंटेरो एंडोक्राइन सेल, पैराइटल सेल या गोबलेट सेल्स। तो ये काम करती हैं कौन सी, पैराइटल सेल्स। नेक्स्ट वन, ICDS प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म पूछा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम और स्कीम। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, बहुत ही ईजी सा पेपर है आपका। रिफर्स टू, तो ग्रोथ है जो किस तरीके से है, क्वालिटेटिव चेंजेस इन फंक्शनिंग, इंक्रीज इन फिजिकल साइज, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स या फिर इमोशनल मैच्योरेशन। तो ग्रोथ का जो प्राइमरी फीचर होता है कि इसमें फिजिकल साइज बढ़ेगी, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट की कंडीशन देखने, जो डेवलपमेंट है वो होगा इमोशनल, कॉग्निटिव स्किल और आपके जो फंक्शंस की क्वालिटी है वो बदलना, लेकिन फिजिकल साइज का बढ़ना क्या है, ग्रोथ। नेक्स्ट वन, विटामिन आर क्लासिफाइड एज इन फॉलोइंग कैटेगरीज। तो विटामिन की कैटेगरी सबको पता है, पानी में घुलनशील होते हैं और वसा में भी घुलनशील होते हैं, मतलब कि दोनों तरीके के, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। अगला है यहाँ पर वुंड हीलिंग, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुंड हीलिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी वुंड हीलिंग की जो सीक्वेंस है वो क्या है। ऑप्शन में है मैच्यूरेशन, प्रोलिफरेशन, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, इन्फ्लामेशन, मैच्यूरेशन या फिर इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, मैच्यूरेशन। कौन सा सही होगा आपका, तो यहाँ पर आपका सही होगा इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैच्यूरेशन। नेक्स्ट वन, देन अगेन आपको कॉलम मैच करने हैं, यहाँ पर आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से है। तो राइट एट्रियम का काम क्या होता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब फर्स्ट का बी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, मतलब यहाँ पर 2 का ए, फिर आपका आता है 3 पल्मोनरी वॉल प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो को, किसके लिए, इनटू राइट वेंट्रिकल के लिए, तो डी, चौथे का सी, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, फर्स्ट का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। आंसर क्या निकलेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्री एक्लेम्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। प्री एक्लेम्सिया के लक्षण क्या हैं। हमने पढ़ा है प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में हाई बीपी होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, लेकिन यहाँ पर एक्लेम्प्टिक फिट्स नहीं आते हैं। एक्लेम्सिया में एक्लेम्प्टिक फिट्स कन्वर्जन आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है बीपी 140/90 mm ऑफ Hg और मोर विथ प्रोटीन यूरिया, फिर बीपी 130/90 mm ऑफ Hg और मोर विथ प्रोटीन यूरिया। अब जो दो ऑप्शन में विदाउट प्रोटीन यूरिया है तो ये तो होंगे ही नहीं, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे। अब आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ए। ब्लड प्रेशर है जो मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg के साथ में प्रोटीन यूरिया, एडिमा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, 140/90 mm ऑफ Hg किसके साथ, प्रोटीन यूरिया के साथ में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल BMI रेंजेस एज पर क्वार्टलेट इंडेक्स। जो BMI इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स है, इसी को क्वार्टलेट इंडेक्स भी कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल BMI रेंज होती है वो होती है 18.5 to 24.5 तक। कितनी, 18.5 से 24.5 तक ये नॉर्मल है। बिलो 18.5 है मतलब क्या है, माल नरिशमेंट है। अब 25 जाए मतलब यहाँ पर क्या है, मरीज ओबेसिटी का शिकार है। नेक्स्ट वन, विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। कौन सी ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है हार्ट से लंग्स के लिए, तो वो है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सीजोफेनिया इज एसोसिएटेड विथ साइकोमोटर एक्टिविटी।
साइकोमोटर एक्टिविटी किस सीजोफ्रेनिया में ज़्यादा होगी? पैरानॉइड, हैप्रिफ्रेनिक, रेसिडुअल या कैटाटोनिक? पैरानॉइड तो भैया यहाँ पे शकीले टाइप का कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस होगा। साइकोमोटर देखने को मिलेगा कैटाटोनिक में। मोटार फंक्शन जुड़ जाए मतलब बॉडी फिजिकली भी यहाँ पर डिस्टर्ब होगी तो होगा कैटाटोनिक में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्मल कोर रेक्टल टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न बेबी का कोर रेक्टल टेम्परेचर कितना होगा? तो यहाँ पर नॉर्मल रेंज होती है 36.5 to 37.5 तक। 38.5 जिन्होंने मार्क किया, 38 से ज़्यादा होता मतलब फीवर है बच्चे को, नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट वन, एन ऑनगोइंग सिस्टमिक प्रोसेस डिजाइंड टू इवेलुएट एंड प्रमोट एक्सीलेंसी इन द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। ऑनगोइंग सिस्टमेटिक प्रोसेस है यहाँ पर, तो जो हेल्थ केयर के लिए की गई है ये कौन सी होगी? क्वालिटी एश्योरेंस चेक करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इंडेक्स या असेसमेंट के लिए? तो ये किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन क्वालिटी डिपेंड्स ऑन। तो प्रोटीन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? साइज ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर, काइंड एंड अमाउंट्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड या फिर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पर? तो प्रोटीन की क्वालिटी डिपेंड करती है काइंड मतलब किस तरीके का प्रोटीन है और एसेंशियल अमीनो एसिड का अमाउंट कितना है, दोनों पर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फायोल के जो प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? यूनिटी ऑफ कमांड है, मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अथॉरिटी। हेनरी फायोल के जो प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट को लेके जो प्रिंसिपल हैं उनमें से कौन सा नहीं है? जो हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट को लेके, क्या है? 14 प्रिंसिपल है टोटल। इनके कितने थे? 14 प्रिंसिपल थे, जिसमें क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रिनोमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन, स्कॉलर चेन, ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर रिसर्च कहीं पर भी नहीं है। क्या है? रिसर्च यहाँ पे कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर थेरापीटिक ब्लड लेवल ऑफ लिथियम आर। तो यहाँ पर थेरापीटिक लेवल होता है 0.8 to 1.2 MEQ पर लीटर। कितना? 0.8 to 1.2 MEQ पर लीटर है जो यहाँ पर क्या है? लिथियम का थेराप्यूटिक अमाउंट। इससे ज़्यादा होगा मतलब टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है। क्या होगा? यदि 0.8 to 1.2 MEQ पर लीटर से ज़्यादा देखने को मिलता है मतलब क्या है? यहाँ पर टॉक्सिसिटी डेवलप हुई है। थेराप्यूटिक का मतलब है ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाने वाला अमाउंट है। नेक्स्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। चाइल्ड यूज़ किया गया मतलब बिलो 4 ईयर, याद रखिए, सॉरी बिलो 5 ईयर यहाँ पे यूज़ किया जाना। कितना? 5 ईयर। अब जिन ऑप्शन में मोर देन 5 है तो उनको आप कट कर सकते हैं। इसमें है, इसमें भी है। यहाँ पर 100 से कैलकुलेशन नहीं होता। सबसे पहले आप यही देखा कीजिए, 100 से कैलकुलेशन नहीं होता है, 1000 से होता है। तो ऑप्शन बी में तो मोर देन 5 साल हो गया, भले 1000 है तो मोर देन 5 मतलब ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर बिलो 5 ईयर लेकिन 100 से गुणा नहीं यहाँ पे होता है, यहाँ मोर देन 5 है। तो ये आपके तीनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए ऑप्शन। इस तरीके से जब आता है तो यहाँ पर बिलो 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रन एज इन गिवन ईयर बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इंटू 1000। तो यहाँ पर क्या है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में जो शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज इन गिवन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इंटू 1000। यहाँ पर एक कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है, याद रखिए। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। तो
बंगाल आर्मी की पौधशाला और नर्सरी किसको कहा जाता है? कलकत्ता, ढाका, मिदनापुर या फिर अवध? तो ये कहलाता है अवध। क्या कहलाता है? अवध। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान व्हाट एंड बिकम्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रीडम? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आज़ादी के दौरान है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था वो था चरखा एंड खादी। दो चीज़ें मुझे जहाँ तक याद है वो था चरखा और खादी। नेक्स्ट वन, यहाँ पर करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? पहले में है दधिमती माता का मेला कहाँ पे लगा है? गौठ मांगलोद, ये बिल्कुल सही है। धूलेव का मेला क्या है? धूलेव का मेला कहाँ पर लगा है? केसरिया जी में। भृतहरि का मेला लगता है जनरली करौली में नहीं, ये लगता है राजस्थान के अलवर में। कहाँ है? राजस्थान के अलवर में लगता है। शिवरात्रि का एकलिंग जी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? भृतहरि का मेला करौली में नहीं लगता है, ये लगता है अलवर में। नेक्स्ट वन, द हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। तो हीराकुंड बांध बना है महानदी के ऊपर। किसके ऊपर? महानदी के ऊपर। फिर चंबल 65 इज अ वेराइटी ऑफ। तो ये वेराइटी है गेहूं की। इसकी? गेहूं की। वेयर वॉज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो ये कांडला में एशिया का जो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है कहाँ पर स्थापित है? कांडला में। नेक्स्ट, इसका जो यहाँ पर 2023 में राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना था जो राष्ट्रीय औसत से कम है या ज़्यादा है? तो इसका मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, बट एज़ पर नॉलेज के मेरे पहले 63.61 था। पहले 63.61 था, बट अभी क्या है? ज़्यादा हो गया है। क्या है? ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्रीज आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर? तो जो पर्टिकुलर स्टेट हैं, कुछ स्टेट हैं जहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने है जो क्या किया है? गवर्नर ने, चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया है वहाँ के राज्यपाल को, गवर्नर को, कि यहाँ पर जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं, जनजातीय कल्याण मंत्री हैं, उनको अपॉइंट किया है। वो स्टेट कौन से हैं? यहाँ पे छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपॉइंट है बहुत सारी जनजाति हैं, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, बट बिहार इसका हिस्सा नहीं है। तो आंसर आपका होगा 1, 3, 4, 5। कहाँ पर है? 1, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। विच अमंग द फॉलोइंग आर एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज? तो हाई कोर्ट जज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? यहाँ पे 5 दी हैं, उनमें से सिलेक्ट करनी है। तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मतलब ये तो होगा ही होगा। ही हैज़ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर हेल्ड आ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उनको 10 साल तक एटलीस्ट है जो सदस्य होना पड़ता है। ही हैज़ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 मोर सच, एक या एक से ज़्यादा कोर्ट हो सकते हैं, ये भी है। लेकिन यहाँ पर ही मस्ट बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की राय में उम्मीदवार एक प्रतिष्ठित विवेकता हो, इसका तो नहीं है उतना श्योर। और एज लिमिट 62 तो मैक्सिमम ही है, यहाँ पर मिनिमम नहीं है। मिनिमम कुछ भी एज हो सकती है, तो यहाँ पर मिनिमम 55 नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू मेरे ABC यहाँ पे आपका सही है, ABC। लास्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी? एक क्वेश्चन सेम है वैसा वहाँ पर भी आया था, इसका आंसर आप लोग देंगे। इंक्रीज इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, लॉस ऑफ हैबिटेट, डिक्रीज इन डिसीज, डिक्रीज इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हिंट मैं आपको कर देती हूँ कि कौन सा नहीं होगा और 2 में से आपको सिलेक्ट करना है। ये भी नहीं होगा आपका, ना ये होगा। अब आपको B और D 2 में से सिलेक्ट करना है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये था राजस्थान NHM का पेपर, स्टाफ नर्स का। जिन भी लोगों ने पेपर दिया होगा उनके पास इसकी हार्ड कॉपी होगी, क्योंकि OMR बेस्ड पेपर था। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाएँ आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।